हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे अपने ईवीएस के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। अब हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी कि पर्यावरण की बात करेंगे। इससे पहले मैंने सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस करा दिए विद पेडागोजी। सेकंड हमने अपनी बात कर ली थी मैथ की, मैथमेटिक्स की, उसके हमने 30 करा दिए विद पेडागोजी। आज हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की बात करेंगे। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस 25 नवंबर 2022 को 16:50 घंटे पर नई दिल्ली स्टेशन से चलती है और 26 नवंबर 2022 को 12:05 घंटे पर हावड़ा पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी की औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नई दिल्ली और हावड़ा के बीच की दूरी क्या होगी? ऑप्शन ए 1529 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 1532 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 1540 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 1552 किलोमीटर। तो हमारा इसमें देखो क्या हमसे पूछा था कि नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस 25 नवंबर 2022 को 16:50, ठीक है, यानी कि 4:50 पर नई दिल्ली स्टेशन से चलकर ये 26 नवंबर को 2022 को 12:05 बजे हावड़ा पहुंची। यदि रेलगाड़ी की जो औसत चाल है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नई दिल्ली और हावड़ा के बीच की दूरी क्या है? तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1540 किलोमीटर। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि 25 नवंबर 2022 16:50 पर रेलगाड़ी चली दिल्ली से हावड़ा। 26 नवंबर 2022 को 12:05 पर पहुंची। कुल कितना समय लगा? 25/11/2022 को 24 घंटा, 16:50 बराबर 7 घंटा 10 मिनट। ठीक है, और वहीं 26/11/2022 को कितना लगा? 12 घंटा 5 मिनट, यानी कुल समय 7 घंटा 10 मिनट प्लस 12 घंटा 5 मिनट, इस तरह से 19 घंटा 15 मिनट। औसत चाल कितनी थी? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। कुल चली गई दूरी बराबर कुल समय गुणे औसत चाल, यानी कि 19 सही 15/7 घंटा गुणे 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब मिनट को हम घंटा में बदलेंगे तो हम किससे भाग देंगे? तो हमें 60 से भाग देना होगा। इस तरह से 1155/60 गुणे 80 1540 किलोमीटर, कुल दूरी 1540 हमारी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्पना कीजिए कि आप एक उद्यान पार्क में हैं। आपसे कहा गया है कि आप इन्वायरमेंटल स्टडीज ईवीएस के टीचर हैं, तो आप अपने बच्चों से कहेंगे कि बच्चों आप अपने आप खुद को रखोगे कि आप कल्पना करेंगे कि आप एक उद्यान पार्क में हैं और क्या आ गया है? भूकंप। आप सुरक्षा की कौन सी युक्ति का तब अपनाएंगे? पहला कि इमारतों से दूर खुले में रहेंगे, स्टे इन द ओपन अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स। दूसरा है कि निकटतम इमारत में भाग जाएंगे, रन इनटू द नियरेस्ट बिल्डिंग, सबसे पास में जो इमारत होगी वहाँ भाग जाएंगे। थर्ड कह रहा है कि निकटतम वृक्ष के नीचे खड़े हो जाएंगे, और फोर्थ कह रहा है कि पार्क से निकलकर भागते हुए सड़क पर जाएंगे। तो हमारा सही आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए कि इमारतों से दूर खुले में रहिए। ठीक है, अगर आप कल्पना कीजिए कि आप एक उद्यान पार्क में हैं और अचानक से भूकंप आ गया है, तो आप सबसे अच्छी सुरक्षा को लेकर यहीं अपनाएंगे कि इमारतों से दूर खुले में रहेंगे। इमारत में नहीं भागेंगे कि इमारत गिरने से आप मर भी सकते हैं। वृक्ष के नीचे नहीं खड़े होंगे, वृक्ष के गिरने से आप मर जाएंगे। पार्क से निकलकर भागते हुए सड़क पर क्यों जाएंगे? तो ऐसे खुले में नहीं जाएंगे। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा हमारी एक्सप्लेनेशन से कि यदि हम उद्यान यानी कि पार्क में है तो भूकंप आ गया है तो हम सुरक्षा के लिए इमारतों से दूर खुले में रहेंगे। ठीक है, शेष विकल्प सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं है। यदि आप खुली जगह पर हैं तब तक वहाँ रुकें जब तक कि भूकंप के झटके ना रुक जाएं। भूकंप जो होता है उसे हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया गया है उसे कहलाता है वो सिस्मोलॉजी। इसमें भूकंप 3 तरह के कंपन होते हैं। प्राथमिक, जिसे हम पी तरंगे कहते हैं, द्वितीय जिसे हम एस तरंगे कहते हैं, और सतही अथवा इसे हम एल तरंगे कहते हैं। ये आपसे क्या पूछ भी सकता है कि भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? वो कहलाता है सिस्मोग्रोजी। ये आपसे पूछ भी सकता है कि भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? वो कहलाता है सिस्मोलॉजी। ठीक है, 3 तरह के कंपन होते हैं भूकंप में, 3 तरह के।
प्राथमिक, द्वितीय, सतही। प्राथमिक को पीतरंग कहते हैं, द्वितीय को यश कहते हैं, सतही को यल कहते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भुज में 28 अगस्त 2022 को भारत का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन नाम से राष्ट्र को भी समर्पित किया है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कला के कौन से रूप में प्राकृतिक रंगों जैसे नीला, नील, हल्दी से मिश्रित और पुष्पों के वर्णों एवं पेड़ों की छाल से मिश्रित चावल के रंगीन पेस्ट से चित्रकला करना, पेंटिंग बनाना निहित है? ऑप्शन ए मधुबनी, ऑप्शन बी है वर्ली, ऑप्शन सी है कलमकारी और ऑप्शन डी है फुलकारी। तो बताइएगा इसमें से मैं सभी के सभी कहाँ की जाती हैं पेंटिंग? अभी तो आपसे ये पूछ रहा है कि प्राकृतिक रंग जैसे नील, हल्दी से मिश्रित और जो पुष्पों के वर्णों और पेड़ों की छाल से मिश्रित चावल के रंगीन पेस्ट से चित्रकला करनी है, तो वो क्या कहलाएगी? इसे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मधुबनी। अब बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में कि मधुबनी कहाँ की जाती है पेंटिंग, ठीक है। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि मधुबनी कला में प्राकृतिक रंग जैसे नील, हल्दी से मिश्रित और पुष्पों के वर्ण और पेड़ों की छाल से मिश्रित चावल के रंगीन पेस्ट से चित्रकला करना या पेंटिंग बनाना निहित होता है। इसके अलावा कुछ प्रमुख चित्रकला उनसे संबंधित राज्य हैं, देख लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मधुबनी जो है ये बिहार में की जाती है, बिहार की कैपिटल है पटना। वर्ली जो है वो महाराष्ट्र में की जाती है, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। कलमकारी जो है वो आंध्र प्रदेश में की जाती है और फुलकारी जो है ये हरियाणा में की जाती है, ठीक है। मधुबनी बिहार, वर्ली महाराष्ट्र, कलमकारी आंध्र प्रदेश और फुलकारी हरियाणा। फूलों से जो है वो सब हरा भरा हो जाता है, तो हरियाणा यानी फुलकारी फूल जो है सब हरे भरे कर देते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे भोज्य पदार्थ का एक समुच्चय का चयन कीजिए जिन्हें पौधे के समान भाग से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए है सेब, गन्ना, अदरक, गाजर। ऑप्शन बी है हरी मटर, जीरा, चना, गेहूँ। ऑप्शन सी है पालक, जीरा, आलू और पत्ता गोभी। और ऑप्शन डी है सेब, टमाटर, अदरक और खुबानी। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरी मटर, जीरा, चना और गेहूँ, ग्रीन पीस, जीरा, चना एंड व्हीट। ऐसे भोज्य पदार्थों को हमें चुनना था जो पौधे के समान भाग से प्राप्त किया जाता है। हरी मटर को, जीरा को, चना और गेहूँ को इन पौधों के समान भाग से प्राप्त किया जाता है। एक्सप्लेनेशन भी है कि हरी मटर, जीरा, चना और गेहूं को पौधे के समान भाग यानी कि जो बीज है उससे प्राप्त किया जाता है। जैसे कि बैगन, मिर्च, सेब ये फल होते हैं इनके खाने योग्य भाग। मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, हरी मटर, जीरा, चना, गेहूं इनके बीज जो होते हैं। वहीं आलू, अदरक के तना होते हैं और जो मूली, चुकंदर, सलजम, शकरकंद ये जड़ें वाले होते हैं, ठीक है। तो आपको याद हो गए कौन कौन से हैं? बैगन, मिर्च, सेब ये फल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, हरी मटर, जीरा, चना, गेहूँ ये बीज, आलू, अदरक के तना और मूली, चुकंदर, सलजम, शकरकंद ये जड़ें। नेक्स्ट है कि नीचे घटनाओं का क्रम दिया गया है जिसमें नदी के जल में अत्यधिक प्रदूषण हो गया है, तो हमें सही क्रम ज्ञात करना है। क्या हो गया था कि ये जो मैं कुछ घटनाएं दी गई हैं इनसे हमारे जल में क्या हो गया, नदी में प्रदूषण है, जल में, नदी के जल में प्रदूषण है। तो बताना है सही क्रम क्या था। पहला है कि नदी के जल की गंध, अम्लता और रंग प्रभावित होते हैं। दूसरा है कि जल में जलीय जीवन जो है, जलीय जीवन वो जीवित नहीं रह सकता है। थर्ड हमारा है कि सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए नदी मृत हो गई है। और चौथा है कि जल में हानिकारक रसायन अधिकता में छेड़े गए हैं। तो ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन बी है बी सी डी, ऑप्शन ए डी ए बी सी, ऑप्शन डी है डी बी ए सी। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी डी ए बी सी। कैसे? हमारी एक्सप्लेनेशन है कि नदी के जल में अत्यधिक यानी बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो गया है, जिसका सही क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले जल में हानिकारक रसायन जो हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में छोड़े गए हैं, जिससे नदी के जल की गंध, अम्लता और रंग कैसा हो गया है, प्रभावित, जिसके कारण जल में जलीय जीव जीवित नहीं रह सकते हैं। इसके कारण सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए नदी कैसी हो गई है, मृत। इसीलिए विकल्प सी के अंतर्गत डी ए बी सी को सही क्रम में रखा गया है। हमारा
समझ में वाला क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या था, इसमें क्रम में रखना था। तो सबसे पहले नदी के जल की गंध थी, फिर अम्लता और रंग प्रभावित होते हैं, जिसके कारण जल में जलीय जीव जीवित नहीं रह पाए हैं और सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए नदी कैसी हो गई है, मृत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से पौधों नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधों का प्रवर्धन बीजों के द्वारा होता है। ऑप्शन ए है गन्ना, आलू, पत्ता गोभी। ऑप्शन बी है चावल, गेहूं, ओट्स। ऑप्शन सी है आलू, गुलाब, गन्ना। ऑप्शन डी है गेहूं, गन्ना, चावल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइस, व्हीट एंड ओट्स, यानी चावल, गेहूं, ओट्स। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी है कि चावल, गेहूं और ओट्स का प्रबंधन किसके द्वारा होता है, बीजों के द्वारा। एक बीज से एक पौधा और इस पौधों के द्वारा अनेक बीज प्राप्त होते हैं, अर्थात एक पौधे से अनेक पौधे तैयार करने की विधि को हम क्या कहते हैं, प्रवर्धन। प्रवर्धन का दूसरा नाम होता है प्रसारण। बीज के द्वारा प्रवर्धन, जब पौधों से पौधे तैयार किए जाते हैं तो उसे बीज द्वारा प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन क्या होता है, जड़, तना, पत्ती, शाखा, कली पौधों के अंग होते हैं। इनमें किसी भी अंगों से जो नया पौधा तैयार किया जाता है उसे हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन। तो इसमें क्या बातें याद रखनी है कि चावल, गेहूं और ओट्स का प्रवर्धन कैसे होता है, बीजों के द्वारा। जब एक बीज से एक पौधा और इस पौधों के द्वारा अनेक बीज प्राप्त होते हैं तो एक पौधों से अनेक पौधे तैयार करने की विधि को ही प्रवर्धन कहते हैं। इसका दूसरा नाम प्रसारण होता है। बीज द्वारा प्रवर्धन होता है जब बीजों से पौधे तैयार किए जाते हैं उसे बीज के द्वारा प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन क्या होता है, जड़, तना, पत्ती, शाखा, कली पौधों के अंग होते हैं। इनमें किसी भी अंग से जो नया पौधा तैयार किया जाता है उसे हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भोजन उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन है जहाँ से पीवी सिंधु संबंध रखती हैं। अच्छा, हमसे ये पूछ रहा है कि कौन सा भोजन उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन है जहाँ पीवी सिंधु संबंध रखती हैं। तो एक तरह से आपसे ये पूछ रहा है कि पीवी सिंधु किस राज्य से है और फिर उस राज्य का मुख्य भोजन क्या है। दो क्वेश्चन है। पहला है इडली, चटनी, चावल, सांभर। ऑप्शन बी है रोटी, दाल, सब्जी, आलू पराठा। तीसरा है रोटी, सांभर, बांस की करी, मछली करी, फिश करी। और ऑप्शन डी है मछली करी, टेपियोका और चावल। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इडली, चटनी, चावल और सांभर। ठीक है। हमारा एक्सप्लेनेशन है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में पीवी सिंधु ने बैडमिंटन प्रतियोगिता में कांस्य पदक अपने नाम किया था। पीवी सिंधु भारत के आंध्र प्रदेश में है। पीवी सिंधु कौन से राज्य से है, आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश राज्य का मुख्य भोजन है इडली, चटनी, चावल और सांभर है, याद रखना। हमें यहाँ पे कुछ स्थान और भोजन के प्रकार दिए हैं। आज हमसे आंध्र प्रदेश पूछा था, बाकी भी पूछ सकता और पूछा भी गया है कई बार सीटेट के एग्जाम में, नीट में, बिहार शिक्षक भर्ती में, यूपी टेट में। तो सारी शिक्षक भर्ती के लिए याद रखना। जैसे कि गोवा की बात करें तो नारियल के तेल में पकाई गई समुद्री मछली गोवा में बहुत लोकप्रिय है। आपसे पूछेगा समुद्री मछली कहाँ की है, गोवा के, और किस तेल में पकाई जाती है, नारियल के तेल में। फिर हमारा केरल आ जाता है। केरल में उबले हुए जो टेपियोका को नारियल का उपयोग करके बनाया जाता है। किसी भी करी के साथ केरल में लोकप्रिय रूप से भोजन के तौर पर खाया जाता है। केरल में क्या करते हैं कि नारियल का उपयोग करके उबले हुए टेपियोका को बनाते हैं। फिर करी के साथ केरल में बहुत ज़्यादा भोजन जो है वो फेमस है। फिर हमारा जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल में पकाई गई मछली जम्मू कश्मीर में लोकप्रिय है। जम्मू कश्मीर में कौन से तेल में पकाई जाती है, सरसों के तेल में, और बहुत ज़्यादा प्रिय है मछली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ए की दो बहनें बी और सी हैं। जैसा आप जानते हैं कि हमारी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी ईवीएस में आपके जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो भी दे देता है, तो उसको अच्छे से याद करके जाना, अच्छे से मतलब समझ के जाना। ए की दो बहनें हैं बी और सी। ए का डी पति है, बी और सी की पुत्रियों का डी से क्या संबंध है। ऑप्शन ए है डी उनके अंकल हैं। ऑप्शन बी है डी उनकी आंटी है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। थर्ड है कि डी उनका कजिन है और फोर्थ है कि डी उनकी बेटी है। तो बताइए क्या है। जैसे कि ए है और इस ए की दो बहनें हैं, तो ठीक है, जो ए की बहनें हैं बी और सी, तो बहनों के लिए हम ऐसे भी लगाएंगे, ये दोनों महिलाएं हैं, तीनों की ये मुझे हमें नहीं पता कि ये कहाँ है कि, लेकिन ए की दो बहनें हैं बी और सी, दोनों महिलाएं, के लिए माइनस का चिन्ह लगाते हैं। ए का डी पति है, तो ए जो है ए का
डी पति है, तो ये का क्या है, डी जो है वो पति है, तो ऑब्वियसली ये पत्नी हो गई। बी और सी की पुत्रियों का डी से क्या संबंध है, ये बी और सी की जो ये पुत्रियां होंगी, बी और सी की पुत्रियां, इनका डी से संबंध पूछा है, डी से पूछा है, तो डी के लिए क्या हो जाएंगे बताओ। डी उनके अंकल हैं, डी उनकी आंटी है, कि डी उनकी कज़न है, कि डी उनकी बेटी है। तो डी उनकी बेटी तो होगी नहीं, क्योंकि ये ब्लड रिलेशन इस तरह से बन नहीं रहा है, हटा दो। डी उनकी आंटी है, डी तो मेल है ना, तो आंटी हो नहीं सकता। डी उनका कजिन है, तो कजिन तो हो नहीं सकता क्योंकि भाई लग नहीं रहा है, अंकल हो जाएगा। क्यों, जैसे कि ये जो हैं इनके जो है इनकी बहनें हैं दोनों, तो इनकी बहनों की पुत्रियां होंगी, वो इन्हें मौसा जी कहेंगे, मौसा जी को हम अंकल ही कहते हैं, ठीक है। तो ये डी उनके अंकल हैं, ठीक है, डी उनके अंकल है, मतलब मौसा जी हैं उनके, तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशन है कि महिला का प्रतीक चिन्ह, पुरुष का प्रतीक चिन्ह, पति पत्नी का प्रतीक चिन्ह, और इस तरह से हमारा ब्लड रिलेशन कुछ बना था। तो इसकी जो ये पुत्रियां थी, इसके ये अंकल थे, ठीक है, ये मौसा जी थे, ये वाले इनके मौसा जी थे, ये मौसी जी थी, और ये इनकी माँ थी, और ये इनकी माँ थी। तो इनका इनसे रिश्ता पूछा था, तो इनके लिए क्या हो गया, बता भी रहा है, देखो बी और सी की पुत्रियों का जो है वो डी से अंकल यानी मौसा का संबंध है, अंकल मौसा ही कहते हैं इसे, हिंदी में अंकल ही कहेंगे हम इंग्लिश में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी वायु द्वारा फैलने की संभावना है। ऑप्शन ए है सूरजमुखी, ऑप्शन बी है आंख मदार, ऑप्शन सी है आम, ऑप्शन डी है जेंथियम। तो किसकी वायु द्वारा फैलने की संभावना है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंख मदार, ठीक है। वायु द्वारा फैलने की संभावना आंख मदार की है। एक्सप्लेनेशन भी है कि आंख मदार फैलने की संभावना वायु के द्वारा होती है। आंख के पौधे शुष्क, ऊषर और ऊंची भूमि में प्रायः सर्वत्र देखने को मिलते हैं। इस वनस्पति के विषय में साधारण समाज में भ्रांति फैली हुई है कि आंख का पौधा विषैला होता है तथा ये मनुष्य के लिए घातक है। इसके विपरीत यदि आंख का सेवन उचित मात्रा में योग्य तरीके से अनुविवेक की निगरानी में न किया जाए तो इससे हमें बड़ा ही अनेक रोगों में निगरानी में किया जाए तो अनेक रोगों में इससे बड़ा फायदा होता है। मदार के दूध को आंख में नहीं लगाना चाहिए, इसके लगाने से आंख की दृष्टिता यानी दृष्टि जाने का भी डर रहता है और आदमी कैसा हो सकता है, इसमें आदमी अंधा हो सकता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है कि आप दुकान से गेहूं लेते हो और आपकी माँ उसकी रोटियां बनाती है, तो गेहूं से रोटी बनाने की प्रक्रिया का सही क्रम क्या होगा। पहला कि एक पात्र में आटा लें, आटा गूंथें, रोटी सेकें और गेहूं का आटा बनाएं। गलत, ऐसा तो वो नहीं करते हम लोग। सेकेंड है कि गेहूं का आटा बनाएं, एक पात्र में आटा लें, आटा गूंथें, आटे के पेड़े बनाएं और रोटियां सेक लें। थर्ड है कि आटा गूंथें फिर गेहूं को पीसें, नहीं। फोर्थ है कि गेहूं से आटा पीसे, गूथे आटे के पेड़े बनाएं, रोटी सेकें और रोटियां बेलें। रोटियां सीखने बाद कब बेली जाती हैं, नहीं, ये फिर गलत है। देखो पहले हम गेहूं का आटा बनाते हैं, फिर एक पात्र में आटा लेते हैं, फिर आटा गूंथते हैं, फिर पेड़े बनाते हैं और पेड़े के बाद उसको बेलने के बाद रोटियां सेक लेते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, सभी लोग जानते होंगे कि हम दुकान से गेहूं लेती हैं और मेरी माँ उसकी रोटियां बनाते हैं। तो सही बनाने की प्रक्रिया होगी कि हम गेहूं के लिए आटा बनाएंगे, फिर पात्र में आटा लेंगे, आटा गूंथेंगे, पेड़े बनाएंगे, रोटियां सेकेंगे, इस तरह से बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कि उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है क्योंकि ऑप्शन ए खाद जैव निम्नकरणीय है, ऑप्शन बी है कि खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, थर्ड है कि खाद से मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनते हैं और चौथा है कि खाद का बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। पहला है कि ए और बी सही है, दूसरा है ए बी और सी सही है, तीसरा है बी और सी सही है, चौथा है सी और डी सही है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि ए बी और सी सही है। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है, जैसे कि खाद जैव निम्नकरणीय है, खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, खाद से मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनते हैं, जैविक खाद के उपयोग से भूमि की गुणवत्ता में सुधार आता है और खाद के उपयोग से भूमि की जो जल धारण क्षमता है वो भी बढ़ती है। देखो इसने जैविक खेती है प्रमुख जैविक खाद और दवाइयाँ भी दी हैं, जैसे नाडेव, बायोगैस स्लरी, मुर्गी की खाद, वर्मी कंपोस्ट और हरी खाद ये गोबर की खाद और जैव उर्वरक इसके लिए पिट कंपोस्ट।
नेक्स्ट कह रहा है कि आप गंगा नदी के किनारे बसे स्थानों का भ्रमण करना चाहते हैं तो किन स्थानों के समुच्चय का चयन करेंगे। तो मतलब कॉमनली आपसे यही पूछा है, कॉमन सेंस लगवा के आपको जवाब देना है कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, ठीक है, जहां आप घूमना चाहते हैं। मतलब ऑप्शन ए है कोलकाता, कानपुर, वाराणसी। ऑप्शन बी है पटना, हैदराबाद, वाराणसी। ऑप्शन सी है भुवनेश्वर, पुरी, दार्जिलिंग। ऑप्शन डी है दिल्ली, कोलकाता, प्रयागराज। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोलकाता, कानपुर और वाराणसी। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि गंगा नदी के किनारे जो स्थान बसे हैं उनमें भ्रमण करना चाहते हैं तो आप कोलकाता, कानपुर और वाराणसी जैसे शहरों पर कर सकते हैं, क्योंकि गंगा नदी जो है वो हिमालय गंगोत्री से शुरू होती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, मुंगेर, भागलपुर, कोलकाता इन शहरों से होकर गुजरती है, ठीक है। और जो गंगा नदी है भारत की सबसे लंबी नदी है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। पहला है गेहूं मूसला जड़, दूसरा है धनिया मूसला जड़, तीसरा है गाजर झकड़ा कझड़ और ऑप्शन डी है बांस मूसला जड़। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धनिया मूसला जड़। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि जो मूसला जड़ के पौधे होते हैं वो होते हैं गाजर, धनिया और मूली। वहीं जो झकड़ा के होते हैं वो होते हैं गेहूं, धान जो। और अब स्थानिक जड़ के होते हैं बरगद और घास, ठीक है, ये याद रखना। हमारे जड़ों के जो कार्य होते हैं क्या होते हैं, जड़ों का प्राथमिक कार्य होता है पौधे जो होते हैं उनको स्थिर बनाए रखना, पानी और जो घुले हुए खनिज है उनका अवशोषण करके उन्हें तने तक पहुंचाना और संरक्षित खाद्य पदार्थों का क्या करना, भंडारण करना। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज जस्ट रिलेटिव्स ऑफ स्नेक, टर्टल्स एंड चैमलन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव सर्प, सांप, कछुए और गिरगिट का निकटतम संबंधी है। ऑप्शन ए है फ्रॉग मेंढक, ऑप्शन बी है छिपकली, ऑप्शन चमगादड़, ऑप्शन डी है मछली। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छिपकली। हमारी एक्सप्लेनेशन है कि सांप, सर्प, कछुए और गिरगिट का जो निकटतम संबंधी है वो है छिपकली, क्योंकि सांप, सर्प, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ ये किस में आते हैं, सरीसृप श्रेणी में आते हैं। वहीं हार्पिटोल आजीव विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। तो क्या कहलाता है ये उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन, हार्पिटोलॉजी, ठीक है। और ये सांप, सर्प, कछुए और गिरगिट ये होते हैं छिपकली के निकटतम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है, आगे हमारी एक्सप्लेनेशन है कि सरीसृप वर्ग के जंतुओं के लक्षण क्या होते हैं। इनमें वास्तविक स्थलीय काशेरुकीय जंतु हैं, ये असमतापी जंतु होते हैं। इनमें 2 जोड़ी पाद होते हैं, श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है, कंकाल पूरी तरह से अस्थल होता है। इनके अंडे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी कवच से ढके रहते हैं। हृदय सामान्यतः त्रिकक्षीय होता है, लेकिन मगरमच्छ का हृदय कैसा होता है, 4 कक्षीय होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पेंगुइन्स, यानी कि निम्नलिखित में से पेंगुइनों का क्या एक अभिलाक्षणिक गुण नहीं है। ऑप्शन है कि उनकी त्वचा मोटी है और उनके शरीरों में बहुत वसा है, दे हैव थिक स्किन एंड अ लॉट ऑफ फैट इन देयर बॉडीज। दूसरा है उनके शरीर जो हैं वो धारा रेखीय हैं। तीसरे हैं वे अपना रंग आसपास का जो वातावरण है उनके अनुसार बदलते हैं। और चौथा है वे साथ साथ इकट्ठे होकर रहते हैं। इसे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वे अपना रंग आसपास का जो वातावरण है उसके अनुसार बदलते हैं। एक्सप्लेनेशंस भी है कि पेंगुइन अपना जो रंग है वो आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं। ये अभिलाक्षणिक गुण पेंगुइन से संबंधित नहीं है, जबकि पेंगुइन की त्वचा मोटी होती है और उनके शरीर में बहुत वसा पाई जाती है। उनका शरीर धारा रेखीय होते हैं और वे साथ साथ इकट्ठे होकर रहते हैं। ये सभी पेंगुइन के क्या हैं, लक्षण हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।